नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं आपके जीके के मॉडल पेपर नंबर 12 के साथ, जो कि 11 मॉडल पेपर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं और आपने सभी ने उम्मीद है देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप ज़रूर देखें। और स्टैटिक जीके की जो 4 क्लासें हुई हैं उन्हें भी आप सभी लोग देखें। तो आज से आपके एग्ज़ाम के कुछ ही दिन शेष हैं, तो आप जल्दी से हम फटाफट आज करेंगे आज के जीके के मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन, जिसमें कि जीके, जीएस और करंट अफेयर के सभी प्रश्न सम्मिलित हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो आप सभी को बताना है कि बादशाह जो शाहजहां थे उनको कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था। तो आप सभी बताएं। ए ऑप्शन है आपका औरंगजेब, बी ऑप्शन है दारा शिकोह, सी ऑप्शन है मीर जुमला और डी ऑप्शन है आपका अबुल हसन कुतुब शाही। तो इसका आंसर बताइए आप सभी। इसका आंसर क्या होगा? जो बादशाह शाहजहां थे इनको कोहिनूर हीरा जो भेंट किया था वो किया था आपके मीर जुमला ने। सी ऑप्शन आपका सही है, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था? तो इसका सही आंसर बताना है। ए ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलवन, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर मैं बात करूं तुर्क चहलगामी की, तो ये क्या था? ये 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था। 40 तुर्क सरदारों का, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें 40 तुर्क सरदार थे और इसमें क्या पूछा गया है कि इसका दमन किसने किया था। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका गठन किसने किया था, तो गठन भी आपको याद रखना है। तो गठन की बात करें तो गठन किया था इल्तुतमिश ने, ये भी आपको याद रखना है। जो ये 40 तुर्क सरदारों का जो 40 तुर्क सरदार थे, तो इनका जो गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। और दमन की बात करें तो दमन बलवन ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है बताना आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका भीतरी अभिलेख, बी ऑप्शन है एरड़ अभिलेख, सी ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, डी ऑप्शन है आपका देवगांव अभिलेख। जो सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपके एरड़ अभिलेख में। और ये एरड़ जो अभिलेख है ये किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया था भानुगुप्त ने, ये भी आपको याद रखना है। भानुगुप्त ने, यहाँ से आपको याद रखना है। और जो एरड़ अभिलेख है तो ये जो भानुगुप्त ने लिखवाया था ये कब लिखाया था? तो ये लिखाया था आपका 510 ईस्वी, ये भी आपको याद रखना है। 510 ईस्वी में एरड़ अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पर है? ए ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बुद्ध की मृत्यु किस जगह पर हुई आप सभी को पता होगा। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 483 बीसी में, ये भी आपको याद रखना है। 483 बीसी में। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में, ये भी आपको याद रखना है। और जो कुशीनगर इस समय किस राज्य में है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। आपके जो 11 मॉडल पेपर हो चुके हैं उसमें कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आप सभी
कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ है जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें क्या क्या उपबंध थे वो आपको बताना है। नंबर 1 है आपका प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा नंबर है आपका एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तीसरा नंबर है आपका केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सही था। ए ऑप्शन में आपका 1 और 2, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी बताइएगा। कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था तो इसके बारे में ये तीनों कथन ही सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3। इसमें प्रांतीय स्वशासन भी था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी उपबंध था और केंद्रीय अखिल भारतीय संघ का भी उपबंध था। तो याद रखिएगा ये तीनों ही इसमें सम्मिलित थे। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी, ये कथन दिया गया है। ये कथन आपको बताना है कि किसका कथन है। तो कथन क्या है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ये कथन किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका कथन, जो ये कथन कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, तो ये कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ये सीधा सा याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फैक्ट है, इसलिए फैक्ट में किसी कोई चीज़ बताने की और आवश्यकता नहीं होती। तो आप जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। जो ये किताब दी गई है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसने लिखी आप सभी को पता है, ये काफ़ी चर्चित किताब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की ये किताब है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का कारण था। तो जो कर्जन के समय में उग्रवाद पनपने का कारण था वो क्या था आप बताइए सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो कर्जन के समय में उग्रवाद क्यों पनपा, क्योंकि इसने सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन, जिसके विरोध में क्या हुआ था। तो इसके विरोध में हुआ था 7 अगस्त, ये भी आपको याद रखना है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसकी डेट पूछी जाती है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन हुआ था जिसमें विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया था, याद रखना है। और जो उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण था वो था आपका बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो 1905 में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो नील क्रांति के नेतृत्व के बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका बुधु भगत और झिंदारी मानकी, बी ऑप्शन है आपका दीनबंधु मित्रा एवं मधुसूदन दत्त, सी ऑप्शन है आपका बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, डी ऑप्शन है आपका दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जो नील क्रांति है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास ने। डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बारे में आपको ये याद और रखना है कि जो नील क्रांति थी ये किस क्षेत्र में हुई थी। तो ये हुई थी आपकी बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, बंगाल बिहार के क्षेत्र में, ये याद रखना है। और ये कब हुई थी तो ये हुई थी सन 1859 से 60 में, ये भी आपको याद रखना है। 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल बिहार में हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डोगर बैंक कहाँ अवस्थित है। जो ये डोगर बैंक है ये मत्स्यन क्षेत्र, क्योंकि मत्स्यन क्षेत्र ये क्या होता है तो ये जो मत्स्यन क्षेत्र होता है यहाँ से मछली पकड़ने का प्रमुख व्यापार किया जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में ये मत्स्यन क्षेत्र बनता कहाँ है तो ये इस क्षेत्र में बनता है जिस क्षेत्र में
ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पर एक प्लैंकटन नामक वनस्पति का विकास होता है। कौन सी वनस्पति? प्लैंकटन। ये आपको याद रखना है, प्लैंकटन वनस्पति। इस वनस्पति का विकास होता है जो कि मछली का मुख्य भोजन होती है। इस प्लैंकटन वनस्पति के कारण ही यहाँ पे मछली पालन किया जाता है, क्योंकि प्लैंकटन वनस्पति मछली का भोजन होती है तो मछली यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसी क्षेत्र को मत्स्यायन क्षेत्र कहते हैं। और आपसे पूछा गया है कि ये जो डॉगर बैंक है ये किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर। सी ऑप्शन आपका सही है। जो उत्तरी सागर है और ये किस महासागर में, अगर यहीं से आपसे पूछे क्वेश्चन महासागर कौन सा है, तो महासागर हो जाएगा आपका अटलांटिक। ये भी आपको याद रखना है। अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर में ये क्षेत्र स्थित है, क्योंकि अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये भी यहाँ से याद रखना है कि जो प्लैंकटन वनस्पति है ये मछली का मुख्य भोजन होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। तो जो बेनिलक्स है, ये बेनिलक्स क्या है, तो ये बेनिलक्स जो है जो बेनिलक्स एक संस्था है। सीधा सा आप याद रखिए, जो बेनिलक्स ये देश देखा रखा है तो बेनिलक्स एक संस्था का नाम है, और उस संस्था के जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के बारे में बताया गया है। तो जो बेनिलक्स के सदस्य देश हैं वो कौन कौन से सदस्य देश हैं वो आपको बताना है। आपकी ये ऑप्शन है 4। तब तक मैं बेनिलक्स के बारे में बताता हूँ। जो बेनिलक्स की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी सन 1958 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो बेनिलक्स है ये आपस में जो देश होते हैं ये आपस में व्यापार के लिए ये संगठन बनाया है इन्होंने। किसके लिए सर? ये व्यापार के लिए संगठन बनाया है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1958 में हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें, जो मुख्यालय इसका है, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये भी आपको याद रखना है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है आपका। ये भी आपको याद रखना है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो सदस्य देश हैं 3। ये भी आपको याद रखना है। 3 सदस्य देश कौन से हैं इसके? तो इसके 3 सदस्य देश हैं। एक है आपका बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा लग्जमबर्ग। बी ऑप्शन आपका सही होगा। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग इसके सदस्य देश हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। जो भारत की जो चट्टान प्रणाली है उसमें जो सबसे नई चट्टान प्रणाली है उसके बारे में आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका विंध्यन, बी ऑप्शन है कुड़प्पा, सी ऑप्शन है धारवाड़, डी ऑप्शन है आपका गोंडवाना। तो ये सबसे नवीन बतानी है आपको, तो मैं बता देता हूँ इसकी चट्टानों के बारे में। एक चीज याद रखिए, तो इसमें अगर बात करें सबसे पुरानी की, तो इसमें सबसे पुरानी चट्टान कौन सी हो जाएगी? तो पुरानी हो जाएगी सबसे आर्कियन। ये भी आपको याद रखना है, आर्कियन क्रम की चट्टान ये सबसे पुरानी हो जाएगी। और इसके बाद नंबर किसका आता है? तो इसके बाद नंबर आता है धारवाड़ का। और धारवाड़ की बात करें अगर, इसके बाद किसका नंबर आता है? तो इसके बाद आती है कुड़प्पा, जो ये आपकी ऑप्शन में बी ऑप्शन में दी है। ये कुड़प्पा तीसरे नंबर पर है। उसके बाद की बात करें कुड़प्पा की, तो कुड़प्पा के बाद आता है विंध्यन, जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया है, विंध्यन। और इस विंध्यन के बाद अगर बात करें तो विंध्यन के बाद कौन सी आती है ये भी बताइए आप सभी। विंध्यन के बाद आती है आपकी गोंडवाना। जो कि आपके यही ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ये सबसे पुरानी हो गई आर्कियन के बाद सबसे पुरानी, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। तो गोंडवाना सबसे नई हो गई। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे नवीनतम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, गोंडवाना सबसे नई हो जाएगी। और आपको यहाँ से आर्कियन भी याद रखनी है क्योंकि ये सबसे पुरानी हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट आबू निर्मित है, जो माउंट आबू है वो किस चट्टान से निर्मित है आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका ग्रेनाइट, बी ऑप्शन है चारनोकाइट, सी ऑप्शन है नीस और डी ऑप्शन है आपका बलुआ पत्थर से। तो माउंट आबू जो है
वो किस पर्वत पर है? तो यह अरावली पर्वत पर, याद रखना है आपको, अरावली पर्वत पर, यह भी आपको याद रखना है। जो अरावली पर्वत है ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वत के बारे में और अगर बात याद रखें तो इसके जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी, तो वो क्या है? तो जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? गुरु शिखर, ये भी आपको याद रखना है। गुरु शिखर जो है वो अरावली की सर्वोच्च चोटी है। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है वो आपको याद रखनी है, कई बार पूछी गई है आपके यूपी SSSC एग्जाम में। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है, या तो इससे बनेगा या इससे बनेगा। इन दोनों के बारे में जो भी फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। तो अरावली जो माउंट आबू निर्मित है तो ये निर्मित हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नीच चट्टान से। अरावली के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये मीटर में याद रखना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो उत्तर प्रदेश की किस जिले में सबसे अधिक साक्षरता है वो आपसे पूछा है। अगर मैं बात करूं यहीं पे सबसे कम साक्षरता, अगर सबसे कम की बात करें तो कम किस क्षेत्र, किस जिले में हो जाएगी? तो ये हो जाएगी श्रावस्ती में, जो कि कल ही मैंने बताया था, श्रावस्ती में सबसे कम हो जाएगी। और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक हो जाएगी आपकी गौतम बुद्ध नगर में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप नोएडा भी कहते हैं। अगर यही भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है? तो ये केरल की हो जाएगी, ये भी याद रखना। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ की हो जाएगी? तो ये सबसे कम हो जाएगी बिहार में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। जो भुगतान असंतुलन है इसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में कमी, सी ऑप्शन है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, डी ऑप्शन है आपका सरकारी आय में वृद्धि। तो जो भुगतान असंतुलन है, इससे जो असंतुलन होता है इससे देश के आयात और निर्यात दोनों ही प्रभावित होते हैं। तो इसमें याद रखना है कि जो इससे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आयात और निर्यात दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं भुगतान असंतुलन से। और इसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जानी चाहिए। ए ऑप्शन आपका सही है, याद रखिए। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आयात निर्यात दोनों प्रभावित होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन है? तो भारत में जो गरीबी रेखा है उसे कौन नापता है या मापता है? तो ए ऑप्शन है आपका नीति आयोग, बी ऑप्शन है CSO, सी ऑप्शन है आपका NSSO, डी ऑप्शन है आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NSSO। अगर NSSO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में, जो कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए आवश्यक नमूना सर्वेक्षण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन उद्देश्य हैं? जो CACP है इसके बारे में एक बार बता चुका हूँ आपसे। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, ये भी आप याद रखना है। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी याद रखना है आप। और ये वर्तमान में 23 फसलों पर MSP जारी करता है। MSP क्या होती है? MSP जो होती है वो आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी फसल के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसे MSP कहते हैं। और MSP से जारी कौन करता है? तो CACP से जारी करता है। इसके बारे में जो उद्देश्य दिए गए हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट नंबर में दिया गया है कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, बिल्कुल करता है क्योंकि ये MSP को ही कृषि मूल्य कहते हैं, तो ये याद रखिए, ये भी होगा। अगले में सेकंड में
कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित, बिल्कुल सही है, ये भी करता है। अगला थर्ड है, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना, ये भी सही है। तो ये तीनों तो इसमें सम्मिलित होंगे। चौथा भी देखते हैं कि कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय, अधिकतम नहीं करता है, मैंने बोला क्या करता है ये एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कम से कम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करता है, अधिकतम नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन चौथा तो नहीं होगा। तो इसमें सम्मिलित कौन होंगे? एक होगा, दो हो गए और तीन हो गए। और एक दो तीन किसमें है? तो ये आपके ए ऑप्शन में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय भी नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा कुछ आपको हिंट भी नहीं दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ज़्यादा बातों में ज़्यादा समय वेस्ट होता है और आपके पास वो समय इस समय नहीं है। तो इसलिए केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू की बातों पर नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाई मिलेगी, वो भी 50 नंबर की, जिसमें आपके 40 से 45 नंबर निश्चित तौर पर आएंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पर विचार कीजिए। इन पर विचार करना है। अगली लाइन क्या है कि इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। स्थापित होने का, इनकी जो स्थापना हुई है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट करिए क्योंकि यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 4 से हम जा कह रहे हैं 5 भी हो सकते हैं, तो याद रखिए। तो इनकी स्थापना सबसे पहले ए ऑप्शन में आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 में है अग्रणी बैंक, 3 में है नाबार्ड और 4 में है भारतीय स्टेट बैंक। तो इन चारों की स्थापना कब हुई? एसबीआई की स्थापना में बता चुका हूँ आपको, ये कब हुई थी? 1955 में, याद रखना है आपको। 1955 से पहले एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? तो वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1955 में तो इसकी स्थापना हुई। इसके बाद किसकी स्थापना हुई है इसके बारे में मैंने नहीं बताया अभी। जो ये अग्रणी बैंक योजना है ये आई थी आपकी 1969 में, ये आपको याद रखना है। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये कब आया था? तो ये आया था 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी और नाबार्ड की स्थापना मैं बता चुका हूँ, ये कब हुई थी? 1982 में। तो ये बता दीजिए आप। अब तो काफ़ी आसान हो गया क्योंकि इनके स्थापना वर्ष मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहले क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। तो 4 किस में है सबसे पहले? तो सबसे पहले 4 एक इसमें है, ए में, एक बी में है। तो ये दोनों तो हमारे होंगे नहीं, तो ये दोनों काट देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन है? ये 1969 अग्रणी बैंक योजना। 2 किस में है 4 के बाद? तो बी में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। जो सतत आर्थिक विकास है उससे क्या अभिप्राय आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ये सतत और आर्थिक विकास है। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं कि वर्तमान पीढ़ी को केवल आर्थिक विकास, केवल तो होगा नहीं। अगला है औद्योगिक विकास, चौथा है कृषि विकास। तो ये एकात्मक ऑप्शन है। इसमें क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ जो अभी तो विकास हो रहा है वर्तमान में और भविष्य का आर्थिक विकास भी सम्मिलित है इसमें। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और इसमें क्या है? इसमें केवल आर्थिक की विकास की बात की गई है, इसमें केवल औद्योगिक की बात की गई है, इसमें केवल कृषि की बात की गई है। तो ये एकात्मक ऑप्शन है। तो ऐसे ऑप्शन नेगेटिव ऑप्शन नहीं होते हैं कभी भी। आप इस टाइप से भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं। बिल्कुल सही है, भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं हमारे। और आगे क्या दे रखा है? आगे है कि और उसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंततः स्थापित किया। बिल्कुल सही है, ये तो हमारा होगा क्योंकि भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध भी हैं और इन्हें जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है इसके द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। अगला दूसरा देखते हैं कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध हैं। बिल्कुल सही है, भाग 9A में
नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। यहाँ तक तो हमारा ठीक था कि भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं, लेकिन जो 243 क्यू है इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में 2 नगर पालिकाएं नहीं होती, बल्कि कितनी होती हैं? 3 नगर पालिकाएं। ये याद रखिएगा। 3 नगर पालिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये होती है आपकी नगर पंचायत, ये भी आपको याद रखनी है, तीनों नगर पालिकाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ तक आपका ठीक था। आप कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पहली लाइन पढ़ के हम लगा देते हैं हाँ कि 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन आगे प्रश्न गलत है। तो 3 प्रकार की जो नगर पालिकाएं हैं उसमें क्या है? नगर पंचायत, दूसरा क्या है? दूसरा है नगर परिषद, ये भी आपको याद रखना है, और तीसरा क्या है? तीसरा नगर निगम। ये जो 243 क्यू है इसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हैं, एक है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा केवल 1, ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके कई फैक्ट क्लियर होते हैं, तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एक बार। क्योंकि अब की बार जो पेपर होना है वो आपके 4 शिफ्टों में होना है, तो 4 सेट बने होंगे उस पेपर के, तो इसमें आप ये नहीं सोच के चल सकते कि हमारा काफ़ी सरल आएगा। तो जैसे क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं कुछ इसी तरह के प्रश्न आएंगे, और निश्चित तौर पर मैं बताता हूं कि जो भी प्रश्न आएंगे जो हमारे मॉडल पेपर होंगे इन्हीं से आएंगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि चुनिंदा प्रश्नों का जो संकलन है वो मैंने लिया है आपके समक्ष, जो कि आपके एग्जाम से सीधे संबंधित है। तो इसलिए ध्यान से ये प्रैक्टिस सेट करिए और इन्हें अच्छे से रिवाइज भी कीजिए, और जो मैं बताऊं इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही है उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, क्योंकि बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो किस अवधि तक मान्य होता है? तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, 6 महीने तक मान्य होता है अध्यादेश। और अध्यादेश की अगर बात करें तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अगर यहीं से आपसे पूछे कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है? तो राज्यपाल के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो होती है 213 में। ये आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का 123 और राज्यपाल का 213। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की अवधि कब तक होती है? तो ये होती है 6 महीनों तक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो व्यवस्थापिका मतलब जो विधि बनाती है वो किसके माध्यम से उत्तरदायी होती है वो आपको बताना है। तो अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में कौन जाता है? जो विधायक या सांसद जो हम चुनते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जो जनता द्वारा ये सीधे चुने जाते हैं, विधायक और एमपी मतलब सांसद। विधायक को कहते हैं एमएलए, ये भी आप याद रखिए, एमएलए, और सांसद को कहते हैं एमपी। ये हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और ये जब मंत्री बनते हैं तो ये जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है। तो विधि का जो शासन है वो किस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है? तो इसका सीधा सा आंसर है, सीधे शब्दों में आप समझिए, जो विधि का शासन है, विधि मतलब क्या है? विधि के समक्ष सभी समान है। तो जो भी रूल और कानून और नियम होंगे वो एक प्रक्रिया में सबके समान, सभी को समान रूप से सभी पर लागू होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक, क्योंकि जो प्रक्रिया एक आम आदमी के विरुद्ध चलाई जा सकती है वही प्रक्रिया विधि में एक बड़े अमीर आदमी के विरुद्ध भी चलाई जाएगी, चाहे वो नेता हो चाहे कोई हो। तो इसका सही आंसर प्रक्रियात्मक होगा, क्योंकि विधि के समक्ष सभी समान है, वो भारत का आम नागरिक हो या खास नागरिक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की
प्रस्तावना संशोधित की गई थी? तो जो भारतीय प्रस्तावना में सिर्फ अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था संविधान के 42वें संशोधन द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। बी ऑप्शन आपका सही है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे ये भी आप बताइए। तो इसमें जोड़े गए थे समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। ये शब्द भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि राज्य के लिए सभी धर्म समान है, और राज्य के लिए जो धर्म है वो कोई भी धर्म राज्य नहीं मानता है। राज्य के लिए जो भी धर्म होगा वो सबके लिए समान भाव रखेगा और किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएगा। तो ये दो शब्द जोड़े गए थे। और एक शब्द है अखंडता। जो अखंडता शब्द है इसे प्रतिस्थापित किया गया था। ये भी याद रखना, अगर आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे कि इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे तो 3 शब्द हो जाएंगे, और अगर अखंडता ऑप्शन में ना हो तो समाजवादी पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था और इसे प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो गोल्डन धान की जगह यहाँ पे चावल भी लिखा जा सकता है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चावल भी लिख के आ सकता है, ना आप कंफ्यूज हो जाएं कि धान लिखा है चावल है, राइस भी आ सकता है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी, और डी ऑप्शन है के। तो विटामिन के बारे में मैंने आपको स्टैटिक जीके के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। जो स्टैटिक जीके की चौथी क्लास है, अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पे विटामिन की एक जो कंप्लीट वीडियो थी उसमें मैंने ऐड किया है 2-3 स्लाइडों में, तो उसमें आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्टैटिक जीके की चौथी क्लास में सबसे अंत में मैंने विटामिन कराया है, तो उससे आप विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो उसी से बनेंगे। तो आप एक बार, मैं बताता हूँ, अगर आप मेरे सुझाव माने तो आप एक बार ज़रूर वो स्टैटिक जीके की चौथी क्लास देखें, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गोल्डन चावल होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। दृढ़ मतलब क्या होता है? दृढ़ मतलब होता है कठोर। यहाँ पे कई बच्चे गलत करेंगे क्योंकि उन्होंने सीधा रटा रटाया क्वेश्चन है उनका कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है? एनेमल। लेकिन एनेमल तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ए ऑप्शन है अस्थि, बी ऑप्शन है दंतवल्क, सी ऑप्शन है डेंटिन, डी ऑप्शन है सीमेंट्स। तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होगा? अब ये रटने वालों का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी आपकी नॉलेज भी चेक करता है। अब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं रखता जो आपके रटे रटाए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वही होंगे, पर क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा मॉडिफाइड होगा, क्वेश्चन की जो भाषा होगी वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप हमारे साथ परमानेंट जुड़े हैं अपने 20 दिन तक, जो आपके पीटी एग्जाम तक है, ऐसे में हर एक तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में फंसने लायक होंगे। जहां पे आप फंस सकते हैं वो मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा और सबका सही आंसर भी बताऊंगा और सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे शब्द आपको एग्जामिनर फांस सकता है। तो आप जरूर अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए किसी भी वीडियो के साथ। मेरी जो भी वीडियो आने वाली हैं तो याद रखिए। तो जो शरीर का सबसे दृढ़ या कठोर भाग होता है तो उसे कहते हैं दंतवल्क। तो जो दंतवल्क होता है इसे ही कहते हैं इनेमल। अगर मैं बात करूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनेमल और हिंदी में कहते हैं दंतवल्क। इनेमल तो सभी ने रटाया है, खूब अच्छे तरीके से रटाया, मुझे भी पता है, लेकिन दंतवल्क इसकी हिंदी नहीं पता। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है। यहां किसमें पूछा गया है? वायु में। याद रखिए, हीलियम, नियान, आर्गन और रेडान, ये चारों ही आपकी नोबल गैस हैं। नोबल गैस को एक नाम और देते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं इन्हें, अक्रिय गैस। ये इन्हें अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी से क्रिया
नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। तो ये चारों ही नोबल गैस हैं। और इसमें पूछा है आपसे वायु में कौन सी उपस्थित नहीं होती है, तो ये होती है आपकी रेडॉन। रेडॉन जो होती है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है आपका 86, और ये सबसे भारी गैस है। ये भी आपको याद रखना है, जो सबसे भारी अक्रिय गैस है वो आपकी रेडॉन है, जो कि पृथ्वी पर पाई जाती है, ये वायु में नहीं पाई जाती है। अगर वायुमंडल की बात करें कि सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है, तो ये आर्गन है। ये कितनी पाई जाती है, 0.93%। ये भी याद रखिए। यहाँ से अगर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वायु में उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है, तो आपको आर्गन आंसर लगाना है, जो कि 0.93% पाई जाती है, और इसका सही आंसर होगा रेडॉन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑप्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी ऑप्शन है आपका अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी बार आपने रटा भी है कि जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है। तो जब कोई पिंड चंद्रमा से जब पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा, तो ए ऑप्शन है आपका पृथ्वी पर उसका भार घट जाएगा और मात्रा बढ़ जाएगी। तो मात्रा तो नहीं बढ़ेगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका, क्योंकि जो मात्रा होती है वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है। तो बी ऑप्शन में क्या है कि मात्रा घट जाती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मात्रा हमेशा अपरिवर्तित रहती है। सी ऑप्शन में आपके अपरिवर्तित है और डी ऑप्शन में भी अपरिवर्तित है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इन्हीं दो में से होगा। तो सी ऑप्शन पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो भार तो अपरिवर्तित रहेगा नहीं, जो चंद्रमा से जो कोई वस्तु पृथ्वी पर उतारी जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि जब चंद्रमा पर जाती है तो चंद्रमा का जो भार होता है वो कितने पृथ्वी के भार के होता है, वो 1/6 होता है। तो चंद्रमा से जो पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाएगी तो उसकी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा तथा मात्रा कैसी रहेगी, मात्रा आपकी अपरिवर्तित रहेगी। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है। जो नेमसेक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। तो इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं आपके झुम्पा लाहिड़ी, और ये कहाँ के लेखक हैं, तो ये हैं आपके अमेरिका के लेखक, ये भी आप याद रखिए। झुम्पा लाहिड़ी जो हैं वो अमेरिका के लेखक हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। इस पर ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो पढ़ते हैं चलिए इसको। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स होता है आपका जल में पौधे को उगाना, जल में पौधे को उगाना। और एरोपोनिक्स कौन सा होता है, एरोपोनिक्स होता है वायु में पौधे को उगाना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। का हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। इस खेती को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका लंबवत खेती, बी ऑप्शन है हाइड्रोकल्चर, सी ऑप्शन है जैविक खेती, डी ऑप्शन है आपका रोबोकल्चर। तो इस प्रकार की जो खेती होती है, जैसे जो घरों में की जाती है या बहुमंजिला इमारतों में की जाती है, जो कि खेती होती है, इसे कहते हैं लंबवत खेती। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन
जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। ये कौन सा आंदोलन है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है ग्रीनफील्ड, बी ऑप्शन है ग्रीन पीस, सी ऑप्शन है क्लीन एन, डी ऑप्शन है आपका इको फ्रेंड। जो एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण से संबंध होकर विश्व को बचाना, पर्यावरण बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो आंदोलन है इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और कहाँ पर हुई थी तो ये हुई थी कनाडा में। ये भी आपको याद रखना है। और ये आंदोलन कौन सा है तो यह है आपका ग्रीन पीस, बी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इस क्वेश्चन को मैं 2 बार बता चुका हूं पहले ही आपके मॉडल पेपर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। जो कि आपके टॉपिक में है तो आपको ये राजधानी और देश और मुद्रा भी याद रखनी है। जो स्वीडन की राजधानी है वो तो हो जाएगी आपकी स्टॉकहोम, याद रखिए। जो लग्जमबर्ग है ये लग्जमबर्ग देश की ही राजधानी है, तो आप याद रखिए। बर्न की बात करें तो बर्न ये किसकी है तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है स्विट्जरलैंड की, ये भी आपको याद रखनी है। ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। मैड्रिड की बात करें तो ये स्पेन की राजधानी है, ये भी आप याद रखने। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। स्वीडन की तो हो गई स्टॉकहोम, बर्न आपकी स्विट्जरलैंड की, मैड्रिड स्पेन की और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के सदस्य कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब यहाँ क्या है तो सेवानिवृत्त का मतलब है यहाँ पर रिटायर होते हैं। कितने सदस्य जो हैं वो रिटायर होते हैं, यानी कि रिटायर यानी कि अवकाश ग्रहण करते हैं। यहाँ से अवकाश भी आ सकता है कि कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद, तो वो करते हैं 1/3 सदस्य। और राज्यसभा की अगर बात करें, जो राज्यसभा की न्यूनतम आयु है वो कितनी है 30 वर्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं तो वो करते हैं आपके 12 सदस्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल की जो चित्रकारी की गुफाएं हैं वो किस जिले में है तो ये चारों ही उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मिलेगी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है किस में राज्य में है तो ये है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी याद रखना है। तो जो चित्रकारी वाली गुफाएं हैं ये मिली हैं आपकी सोनभद्र जिले में, सी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ से याद रखिएगा। तो जो सोनभद्र जिला है ये उत्तर प्रदेश में, ये भी आप याद रखना है कि ये सर्वाधिक 4 राज्यों से सीमा बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। मैं बता चुका हूँ चारों राज्य कौन कौन से हैं, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक झारखंड हो गया आपका, एक छत्तीसगढ़ हो गया और एक बिहार हो गया। और वाराणसी के बारे में पिछले लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, वो क्या है मंदिरों और घाटों का नगर, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अभी लेखपाल में ही पूछा गया, क्योंकि जो कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 महीने ही हुए हैं। मंदिरों और घाटों का नगर। चंदौली की बात करें तो चंदौली को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के चावल का कटोरा, चावल का कटोरा कहते हैं इसे। मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ से क्या, यहाँ चुनार खान प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना चुनार। और यहाँ से क्या और प्राप्त होता है तो यहाँ से कालीन भी प्राप्त होता है। जो कालीन बनाने की फैक्ट्रियाँ सबसे अधिक कालीन है वो भदोही या मिर्जापुर से ही प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नए संसद भवन की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी। जो हमारे भारत का नया संसद भवन है इसकी जो शिला की आधारशिला रखी गई थी वो किसने रखी थी। आधारशिला की बात करें तो आपको ये भी याद रखना है, तो हमारे प्रिय मोदी जी ने रखी थी, मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और ये कहाँ पर रखी थी तो ये रखी थी आपकी नई दिल्ली में, ये भी को याद रखना है, नई दिल्ली में इस संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। और कब रखी गई थी तो ये रखी गई थी आपकी 10 दिसंबर 2020 को।
और एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, जो ये संसद भवन है इसके निर्माण में 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 971 करोड़ लागत, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। जो सामाजिक न्याय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी। जो सामाजिक न्याय दिवस है ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगर इसके बारे में एक चीज़ और आ सकती है कि ये कब से शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007 से। और किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की थी? 2007 में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष का विषय क्या था? इसकी थीम पूछी गई है आपको। जो पृथ्वी दिवस, आपको ये भी याद रखना है कि जो 22 अप्रैल होती है, इस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। अगर जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। और 22 मई को क्या बनाते हैं? ये इसे मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये भी आपको याद रखना है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और इसकी अगर थीम की बात करें, जो पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? तो इसकी जो थीम थी ये थी आपकी हमारे ग्रह में निवेश करें। ए ऑप्शन आपका सही है। जो अब की बार 22 अप्रैल 2022 की थीम थी तो ये थी हमारे ग्रह में निवेश करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ से। और ये तीनों दिवस भी याद रखिएगा, ये तीनों दिवस से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हेलेना क्या है? तो हेलेना क्या है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसके बारे में बताना है आप सभी को। हेलेना क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हेलेना है ये क्या है? ये स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर है। क्या है? हेलीकॉप्टर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो हेलीकॉप्टर तो इसमें किसी में नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ से ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इनका स्क्रीनशॉट भी रखिए अपने पास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया? जो 13 नए जिले हैं ये किस राज्य में गठन किए गए हैं? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जब से आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है, जब से तेलंगाना बना है, तेलंगाना राज्य कब बना ये भी आपको याद रखना है। तो ये बना है आपका 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 के बाद इसमें जो ज़िले थे वो तेलंगाना में कुछ चले गए। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने 13 नए ज़िले बनाए हैं। तो यहाँ से उत्तर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किसकी है? तो जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है ये किसकी प्रतिमा है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है तो ये आपकी BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, याद रखिएगा। जो BR अम्बेडकर जी हैं जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, तो इन्हीं की स्टैचू ऑफ नॉलेज प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, जो इसकी ऊंचाई है वो है आपकी
70 फीट। ये आपको याद रखना है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज से यही क्वेश्चन और बन सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है 70 फीट है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो B.R. अम्बेडकर की थी, ये 131वीं जयंती पर बनी है, क्योंकि 131वीं जयंती आपसे पूछी जा सकती है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, इसे किसने बनाया? तो इसे किसने बनाया? इसे केंद्रीय कानून मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उन्होंने बनाया। उनका नाम अभी मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको बता दूंगा अगर याद आएगा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र, अगर कोई केंद्रीय कानून मंत्री होता तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि अभी वहाँ पे तख्ता पलट भी हो गया है, तो उससे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। आपसे केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 131वीं जयंती थी, ऊंचाई 70 फीट है, और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किस जगह पर है? तो महाराष्ट्र के लातूर जिले में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1989 में। बी ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 3 मई को। ये आप याद रखना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके आने की चांस 99% हैं। ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। जो मई 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है आपके सिंथिया रोजेनवेक को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो जो आरबीआई ने मौद्रिक नीति, जो रेपो रेट होती है आरआर, तो इसमें कितनी वृद्धि की है वो आपको बताना है। तो जो इसमें वृद्धि की है वो की है 0.40 की, 0.40 की। ये याद रखिए आप, 0.40 की वृद्धि की है। और इससे आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो मई 2022 में रेपो रेट हो गई थी, उस समय कितनी हो गई थी? उस समय हो गई थी 4.40%। ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका कोपेनहेगन में। ये भी आपको याद रखना है। और कोपेनहेगन की बात करें तो ये कहाँ की राजधानी है? तो ये डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है। ओस्लो की बात करें तो ये नॉर्वे की राजधानी है, ये भी आप याद रखना है, नॉर्वे की। और स्टॉकहोम मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, ये स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की। और नई दिल्ली अपने प्यारे भारत की, ये भी याद रखिए। तो ये था आज का हमारा मॉडल पेपर का 12वां सेशन। तो कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।